तो हमारी जो भी लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था, क्या समझा था? तो हम जो भी समझ रहे थे कि व्हाट इज़ द एग्जैक्टली नेचर ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल। हम देख रहे हैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टू सर्च और टू फाइंड आउट व्हाट इज़ एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल इज़। कि बॉस ये जो भी मेंडल ने बोला था कि जीन है, फैक्टर है, मेंडल ने तो फैक्टर टर्मिनोलॉजी दी थी, ये फैक्टर का नेचर क्या है? प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, डीएनए है, आरएनए है, एग्जैक्टली क्या है? और इसके लिए ग्रिफिथ ने 1928 में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट हमारे सामने रखा था, जहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी की 2 स्ट्रेन्स उसने यूज़ की थी, रफ एंड स्मूथ स्ट्रेन, और उनको लेकर विद द हेल्प ऑफ माइस, ठीक है, उन्होंने हमारे सामने रखा था कि बॉस यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल चला जाता है कि यहाँ आर स्ट्रेन जो भी है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट होने के बाद कंफर्मेशन हो गया कि हाँ कुछ ना कुछ तो है भाई जो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प करता है, लेकिन वो एग्जैक्टली है क्या? उस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर क्या है, उसका बायोमोलिक्यूल, कौन सा बायोमोलिक्यूल चला जाता है, उसका केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या चला जाता है। इस बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन को समझने के लिए 3 साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही है। ठीक है ना। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के ऊपर ही ये जो एक्सपेरिमेंट था, वो एक्सपेरिमेंट कैसा, किसने के परफॉर्म किया था? अवेरी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी ने। ठीक है, और इसका ईयर भी हमें कंपल्सरीली याद रखना है, दैट इज 1944। ठीक है, अब यहाँ पे भी उन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम लेकर डीएनएज, आरएनएज एंड प्रोटीएज, इसको लेकर प्रॉपरली प्रूफ किया कि बॉस ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो है वो डीएनए है। ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या चला जाता है? डीएनए है। अच्छा चलो, ये सारी चीज़ें तो हमने सीख ली थी, लेकिन मेरे मन में अभी एक क्वेश्चन आया कि आपको पता है क्या व्हाट एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स? जैसे हमने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वगैरह ये सब टर्मिनोलॉजी तो बोल दी है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोसेस है तो है क्या एग्जैक्टली? ये हमने 11th में सीखा हुआ है बैक्टीरिया के वक्त। क्या आपका ये कंसेप्ट क्लियर है कि मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स क्या एग्जैक्टली? ये किस तरीके से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रही है, मतलब एग्जैक्टली क्या हो रहा है? शैल आई स्टार्ट फॉर दैट? हम पहले इसको स्टार्ट करते हैं कि हम इसको समझ लेंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन ये प्रोसेस होती क्या है। ठीक है ना, इसको याद रखना है बेटा। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, मतलब ये आर एस की तरफ कैसे कन्वर्ट होता है उसको हमें समझना है। एकदम सिंपल सी बात करेंगे। यहाँ ये जो भी है ये आर स्ट्रेन है मीडियम, कल्चरल मीडियम में। ठीक है ना, यहाँ इस आर स्ट्रेन का उसका अपना डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सर्कुलर डीएनए है और बैठा पड़ा है। ठीक है, और रफ सरफेस इसका चला जा रहा है। उसी बैक्टीरियल कल्चरल मीडियम में एस स्ट्रेन का डीएनए भी हमें दिखने लगता है इन द फ्रैगमेंटेड कंडीशन। ये एस स्ट्रेन का डीएनए है जो उस कल्चरल मीडियम में दिख रहा है। अब देखो, डीएनए डीएनए होता है। डीएनए 4 ही नाइट्रोजन बेसेस से बना है, एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब ये डीएनए एडेनाइन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन इस 4 नाइट्रोजन बेसेस से बना है, तो ये पूरे किंगडम में 4 ही नाइट्रोजन बेसेस से बना है। मतलब बैक्टीरिया का डीएनए का फ्रैगमेंट अगर बाजू में रखूँ, ह्यूमन बींग का डीएनए का फ्रैगमेंट अगर मैं बाजू में रखूँ, ठीक है ना, किसी भी डीएनए, प्लांट के डीएनए का फ्रैगमेंट अगर मैं बाजू में रखूँ, तो ATGC इन चारों ही नाइट्रोजन बेसेस से वो बना है। तो हम ये डीएनए के फ्रैगमेंट को देखकर ये समझ नहीं पाते हैं कि ये बैक्टीरिया का है, ये एनिमल का है, ये प्लांट का है, ये ह्यूमन बींग का है। ऐसा कुछ नहीं होता, देयर इज नो डिफरेंशिएशन। तो ऐसा ही मज़ा चला जाता है इस आर स्ट्रेन के साथ। आर स्ट्रेन के सराउंडिंग में ये डीएनए का फ्रैगमेंट दिख रहा है और ये डीएनए का फ्रैगमेंट है एस स्ट्रेन का। लेकिन आर स्ट्रेन को थोड़ा सा लगता है कि बॉस ये डीएनए का फ्रैगमेंट मेरे शरीर के बाहर क्या कर रहा है। ठीक है, बस इमेजिन करने की कोशिश करो, स्टोरी जैसा हम यहाँ पे सीखेंगे। और ये आर स्ट्रेन बोलता है मेरे अंदर का डीएनए बाहर कैसे चला गया, ऐसा उसको थोड़ा सा डर लगता है।
और बड़ी मज़ेदार चीज़ ये है कि इस आर स्ट्रेन का ये जो भी स्लाइम लेयर था, प्रोटेक्टिंग लेयर, ये प्लाज्मा लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारे जो भी है वो डीएनए को तुरंत अंदर लेके आते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये फॉरेन डीएनए है, क्योंकि डीएनए डीएनए होता है, उनको लगता है मेरे अंदर का डीएनए बाहर दिख रहा है भाई, एटीजीसी मेरे अंदर भी, एटीजीसी बाहर भी दिख रहा है। तो यहाँ पे कोई फॉरेन वाला कंडीशन उनको नहीं समझ में आता, और ये डीएनए उस सराउंडिंग मीडियम से वो अपनी सेल्यूलर बॉडी के अंदर ले लेते हैं, और बहुत ही इजी कंडीशन से ये डीएनए अंदर आता है। नो डाउट यहाँ पे पर्टिकुलर एक पोर रहता है, उस पोर के थ्रू ही ये डीएनए उस बॉडी के अंदर आएगा, उस सेल के अंदर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे सेल के अंदर वो डीएनए चला गया। अब डीएनए अगर उस सेल के अंदर चला गया है तो वो शांति से थोड़ी बैठेगा, वो उस सेल के डीएनए के अंदर मर्ज हो जाएगा। मतलब आर स्ट्रेन का जो डीएनए था, इसी आर स्ट्रेन के डीएनए के साथ अब मुझे ये जो एस स्ट्रेन का डीएनए जो बाहर से अंदर आया हुआ है ना, वो यहाँ पे मर्ज हुआ है, ऐसा दिखता है। क्या इतना क्लियर है क्या? वो होता मुझे हाँ या ना बोलो। वेरी गुड, ठीक है। अब ये एस स्ट्रैंड का डीएनए उस आर स्ट्रेन के अंदर चला गया, उसके डीएनए के साथ ये अटैच्ड हो गया, और ये प्रॉपरली अटैच हो जाता है, फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। और जैसे ही वो डीएनए वहाँ पे फिक्स हुआ तो वो एक्टिवेट हो गया। उस डीएनए के ऊपर जो भी सीक्वेंसेस थे वो क्या कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो 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 अभी हमें कैप्सूल लेयर जो भी है वो कैप्सूल लेयर बनानी है। एंड ऐसे करते करते अब वो बाहर जो है वो प्रॉपरली मोटी सी कैप्सूल लेयर बनाते हैं। और जैसे ही उन्होंने बाहर मोटी सी कैप्सूल लेयर बना दी तो हमें पता है कि अगर बाहर कैप्सूल लेयर बन गई है तो अब ये कैसा हो गया है नेचर से, ये वायरुलेंट हो गया है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बॉस यहाँ पे ये कैप्सूल लेयर बन गई है, इसको कोई भी डिफेंस मैकेनिज्म काम मारेगा पिटेगा नहीं, कोई WBC इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगी, और ये आसानी से निमोनिया फैला सकता है। तो बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, कवरिंग ऑफ दैट कैप्सूल लेयर, ये आर स्ट्रेन जो है वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हुआ है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की एक सिंपल डेफिनेशन अगर मुझे यहाँ पे बोलनी है तो वो सिंपल डेफिनेशन क्या चली जाएगी, तो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स एब्जॉर्प्शन, खुद के लिए लिख के रखेंगे, हाँ एकदम खुद के लिए बनी हुई डेफिनेशन है। एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। वायर में लूज कनेक्शन, ठीक है। इसको हमने बोल दिया ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। क्या आपको ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस क्लियर हुआ है क्या बच्चों? यस मैम। वेरी गुड बेटा। तनु, तनु, उन्नति और अभी सुजल, ये तीनों जो भी है बच्चे फटाफट रिस्पांस देते हैं ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये साइन रहता है कि हाँ आप सीख रहे हैं, नहीं तो लॉग इन करके सो गए हो, ऐसा भी हो जाता है। नाउ अब हमें यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करनी है, और ये थर्ड एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलेंगे इट इज़ अ एक्चुअली कन्फर्मेटरी प्रूफ। हम किसी भी चीज़ की कन्फर्मेटरी टेस्ट लेते हैं ना बेटा, कि हाँ हाँ ये सचमुच है कि नहीं है, तो पता चला, लेकिन सचमुच है कि नहीं वो हम देखते हैं। तो एग्जैक्टली ऐसी ही एक कन्फर्मेटरी टेस्ट चाहिए कि हाँ हाँ डीएनए ही है जो कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, जो कि जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये जो कन्फर्मेटरी टेस्ट है वो कन्फर्मेटरी टेस्ट हमारे सामने दो साइंटिस्ट ने रखी है, हार्शे एंड चेस, ठीक है। और इसको हमने नाम दिया है द अनइक्विवोकल प्रूफ। तो लिखो
हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट चला जाता है द अनइक्विवोकल प्रूफ। ठीक है, और ये जो भी है अनइक्विवोकल प्रूफ किस चीज का, दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए ही है बॉस जो जेनेटिक मटेरियल है। और ये प्रूफ हमारे सामने जो भी दिया है वो प्रूफ दो साइंटिस्ट ने किया है। कौन से दो साइंटिस्ट हैं, हमने बोल दिया हर्शे एंड चेज। तो हर्शे का पूरा नाम अल्फ्रेड हर्शे, एंड मार्था चेज। ये सारे साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने हैं और उनके ईयर भी याद रखने हैं। नाइनटीन 52। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने जो भी हमारे सामने चीज़ें रखी है, प्रूफ किया है, तो यहाँ उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को लेकर प्रूफ नहीं किया। यहाँ पे जो भी उन्होंने प्रिंसिपल यूज़ किया है ना, मतलब जो भी प्रोसेस यहाँ पे यूज़ की है, प्रिंसिपल मतलब ही मैं यहाँ पे क्या बोल दूँ बच्चों, यहाँ पे प्रोसेस बोलेंगे। ये कौन सी प्रोसेस को लेकर उन्होंने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया है, तो प्रोसेस का नाम चला जाता है ट्रांसडक्शन। बहुत सारे टी हैं जो हमें याद रखने हैं, मतलब जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, दूसरा टी है ट्रांसडक्शन। आगे जाके हम प्रोटीन सिंथेसिस में आएंगे तो वहाँ पे हम बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। फिर हमें जंपिंग जीन्स या फिर ट्रांसपोजन्स जीन के बारे में भी बात करनी है, तो बहुत सारे टीज चले जाते हैं, तो आपको सारे टीज याद रखने हैं। ठीक है ना, फिलहाल तो दो टी याद रखेंगे, वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेकेंड वन इज द ट्रांसडक्शन। तो अनइक्विवोकल प्रूफ हर्शे एंड चेज ने दिया, तो यहाँ पे उन्होंने प्रोसेस यूज किया है ट्रांसडक्शन प्रोसेस। क्या इतना क्लियर है बच्चों? इस ट्रांसडक्शन प्रोसेस को यूज किया। अब यहाँ उन्होंने बैक्टीरिया लिया है क्या? हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बैक्टीरिया लिया हुआ है, लेकिन यहाँ बैक्टीरिया कौन सा लिया है, तो उन्होंने लिया है ई कोलाई, इश्चेरेशिया कोलाई बैक्टीरिया। ऊपर जो भी थे वो कौन से बैक्टीरिया थे, कौन सा बैक्टीरिया था और उसके दो स्ट्रेन्स थे, हमने बोल दिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया लिया है इश्चेरेशिया कोलाई। ठीक है ना, इस बैक्टीरिया को लिया। देन इस बैक्टीरिया के साथ उन्होंने एक वायरस भी ले लिया है, और वायरस है बैक्टीरियोफेज। और वायरस का एक्चुअली नाम बोलूं तो T2 बैक्टीरियोफेज। ठीक है ना, हमने बोल दिया T2 बैक्टीरियोफेज। तो अगर नहीं याद आया ना आप लोगों को, तो इसमें ब्रैकेट में लिख के रखो वायरस। ठीक है, फिर यहाँ ई कोलाई है, हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख के रखेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, देन इसके साथ साथ उन्होंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जब उन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को बनाया है ना बच्चों, तो बैक्टीरियोफेज में उन्होंने खास एक कंडीशन कर ली। एक 2 मिनट रुको, यहाँ पे ना थोड़ा सा ये चला जा रहा है लूज कनेक्शन। अब ये जो बैक्टीरियोफेज है ना, इस बैक्टीरियोफेज में उन्होंने डीएनए एंड प्रोटीन अपने हिसाब से रखे। मतलब यहाँ पे डीएनए को भी उन्होंने लेबल करके रखा हुआ है, और उसका जो भी प्रोटीन कंटेंट है ना, उस प्रोटीन कंटेंट को भी लेबल करके रखा है। अब इनको लेबलिंग करने के लिए उन्होंने खास हेवी रेडियो आइसोटोप्स जो भी है, रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है ना, इस रेडियो आइसोटोप्स को यूटिलाइज किया। डीएनए किससे बना है? फॉस्फेट ग्रुप से बना है, शुगर से बना है, एंड नाइट्रोजन बेसिस से बना है। तो
डीएनए है, इसको अगर मुझे समझना है तो फॉस्फेट ग्रुप है वो मुझे वहां पे समझना पड़ेगा, हाँ या ना। और इसलिए यहाँ पे इन्होंने फॉस्फेट ग्रुप जो भी है ना उसको नॉर्मल फॉस्फेट ग्रुप लेने के बजाय यूटिलाइज किया है P32 रेडियो आइसोटोप फॉस्फेट। जितनी भी चीजें बता रही हूँ लिख रही हूँ सारे के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो हार्शे एंड चेज ने जब T2 बैक्टीरियोफेज बनाया, एक्चुअली वो है नेचुरल कंडीशन पे लेकिन फिर भी उन्होंने उसका मॉडिफिकेशन किया, उसके डीएनए पे जो भी फॉस्फेट ग्रुप था उस फॉस्फेट ग्रुप को उन्होंने P32 से लेबल किया है। अभी वो कैसा है तो उसका आइसोटोप यूज किया है 32, तो 32 आइसोटोप का फॉस्फेट उन्होंने यूटिलाइज किया, मतलब डीएनए अभी चमक रहा है P32 से। क्या इतना क्लियर है क्या, वो बताओ मुझे। यस मैम। वेरी गुड। तो जो भी कल्चरल मीडियम दिया था बैक्टीरियोफेज को ग्रो करने के लिए, तो उस कल्चरल मीडियम में उन्होंने 32 फॉस्फेट ऐसा डाल के रखा था ताकि जब वो डीएनए रेप्लिकेशन करके वो बैक्टीरिया अपने वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा ना तो वो P32 का ही फॉस्फेट ग्रुप को लेगा और डीएनए को चमकाएगा। क्या इतना क्लियर। ऐसे ही अब प्रोटीन को भी हमें देखना है, प्रोटीन को भी लेबल करना है। देखो अब जब हम यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिखती हूँ, हाँ, जब हम प्रोटीन के बारे में बात करते हैं ना सुजल एंड तनु, तो हमें पता है कि प्रोटीन इज अ पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल, मतलब इट इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। बहुत सारे अमाइनो एसिड का एक चेन लंबा सा जो बना है उसको हम प्रोटीन बोलते हैं। अब यहाँ पे हम अमाइनो एसिड्स को देखें ना तो यहाँ टोटली 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे 11th के चैप्टर में है, दैट इज बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है ना। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं वहाँ से। अमाइनो एसिड 20 टाइप्स के हैं, उस 20 टाइप्स के अमाइनो एसिड में 2 अमाइनो एसिड्स ऐसे हैं जिसमें मुझे सल्फर ग्रुप मिलता है, ठीक है ना। हमने बोल दिया 2 अमाइनो एसिड्स आर देयर जिस पे मुझे सल्फर ग्रुप मिल जाता है, ठीक है ना। ये सल्फर ग्रुप मिलता है। कौन से 2 अमाइनो एसिड है बच्चों जिसमें मुझे सल्फर मिलेगा, तो हम बोलेंगे एक चला जाता है मिथियोनिन। इसको याद रखना है, अगर मैडम इतना बता रही है तो डेफिनेटली इसके ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है ना। एंड दूसरा जो भी चला जाता है सिस्टीन, ठीक। तो मिथियोनिन एंड सिस्टीन, दीज टू आर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स। क्या इतना क्लियर हुआ है क्या, पहले ये बताओ मुझे। Yes, ma'am. वेरी यस मैम। गुड, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको ना थोड़ा सा मेमोरी क्लाउड जैसा बाजू में लिख लेंगे, इसको वैसे ही ड्रॉ कर देते हैं बाजू में, आप भी करके रखो। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सल्फर कंटेनिंग 2 है और ये दोनों कंपलसरी है, मतलब कोई भी प्रोटीन लो आपको मिथियोनिन सिस्टीन कंपलसरीली मिलने ही वाला है, ठीक है ना। और इसलिए उन्होंने ये जो भी सल्फर है ना इस सल्फर को एज एन आइसोटोप यूटिलाइज किया। तो प्रोटीन के लिए उन्होंने सल्फर को टारगेट बनाया और सल्फर का जो भी आइसोटोप वो यूज किया है वो कौन सा है, तो S35। कितना बोल दिया बच्चों, हमने बोल दिया है S35, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो भी सल्फर यूटिलाइज किया गया है वो कैसा है, S35 का। तो कल्चरल मीडियम में उन्होंने SO435 ये डाल के रखा था, तो ऑटोमेटिकली जो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज हुआ सिस्टीन एंड मिथियोनिन वो इसी सल्फर को लेकर हुआ, और इनसे जो भी प्रोटीन बना है चेन में वो इसी S35 को लेके बना हुआ है। क्या इतना क्लियर है क्या। हाँ, ma'am. वेरी गुड।
अब मुझे थोड़ा सा बताइए बच्चों, क्या आपको वायरस का स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? एक वायरस जो भी है वो वायरस का स्ट्रक्चर हमें थोड़ा सा देखना है, ठीक है ना? नहीं तो हमें नहीं याद आएगा कि आपने 11th में इसको पढ़ा है कि नहीं। हम देख लेते हैं, नहीं पढ़ा तो भी हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जब मैं एक वायरस की बॉडी या स्ट्रक्चर को देखूँ ना, तो इस मतलब स्पेसिफिकली T4 के बारे में बात करें, हाँ एकदम T4 के बारे में, सॉरी T2 के बारे में ही बात कर रहे हैं हम। तो ये जो T2 वायरस है, इसमें मुझे दो कंटेंट मिल जाते हैं, एक उसका डीएनए मिल जाता है एंड दूसरा उसका प्रोटीन मिल जाता है, ठीक है ना? अब यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन उसकी पूरी बॉडी बना रहा है, उसका पूरा कैप्सूल कवर जो भी है, प्रोटेक्टिंग कवर, वो बना रहा है। और ये डीएनए जो है वो उसका जेनेटिक मटेरियल है, बस। मतलब अगर मैं इस T2 के स्ट्रक्चर को देखूँ तो T2 के अंदर हम देखें तो इस तरीके से लीनियर कंडीशन पे मुझे डीएनए मिला, ठीक है ना? और उसके बाजू में मुझे जो भी है ये प्रोटीन का कोट मिला। एकदम डायग्रामेटिक वे से ड्रॉ कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है? और अगर मैं प्रॉपरली T2 को करूँ ना, तो इसको थोड़ा छोटा बना देती हूँ ताकि वो वहीं पे आ जाए और ज़्यादा ना फैले। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इसका चला जाता है, सिमेट्री थोड़ी सी डिफरेंट है इसकी। जैसे ये यहाँ पे इसके अंदर चला गया डीएनए, इसका जो भी है वो बाहर का आउटर प्रोटीन कोट कवर जो इस तरीके से मुझे हेलिकल पैटर्न से दिखता है, ठीक है? उसका हेड, छोटा सा उसका कॉलर, ठीक है? फिर इसका ये जो भी है नीचे का बॉडी एंड ये उसका स्टेज जैसा, टेल जैसा, और ये उसके पेक्स जिससे वो बैक्टीरिया को पकड़ता है। तो यहाँ पे ये सारा जो भी है वो उसका प्रोटीन कोट है, ठीक है ना? पूरा जितना भी कंटेंट आप लो ना, ये पूरा प्रोटीन कोट है। और इसके अंदर का डीएनए तो डीएनए है भाई। क्या अभी T2 का स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ है क्या? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है ना? अब हमने इतना समझ लिया। अभी तक हमने कुछ भी नहीं देखा। हमने बोला कि हर्शे एंड चेज जो है वो ट्रांसडक्शन प्रोसेस को लेकर हमारे सामने कन्फर्मेटरी टेस्ट देने वाले, अनइक्विवोकल प्रूफ देने वाले हैं कि हाँ हाँ डीएनए ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए उन्होंने इकोलाई बैक्टीरिया लिया है और T2 बैक्टीरियोफेज लिया हुआ है, और उसमें उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज ने मॉडिफिकेशन किया है, उसके डीएनए को उन्होंने P32 करके लेबल कर दिया है, आइसोटोप यूज़ किया है, और प्रोटीन में उन्होंने S35 आइसोटोप यूज़ किया है। बस इतना ही हमने सीखा एक्चुअली, ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं। बॉस मैडम आपने ट्रांसडक्शन तो बोला, लेकिन हमको तो पहले याद ही नहीं आ रहा है ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या है ना? तो जैसे हमने अभी ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस सीखी थी ना, तो वैसे ही सबसे पहले ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस क्या होती है उसको समझ ले, हाँ? फिर जाके एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। ट्रांसडक्शन प्रोसेस जो भी है, ये ट्रांसडक्शन प्रोसेस होती है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है, वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया थ्रू द वायरस। चलो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलूँगी। जब वायरस का बैक्टीरिया सेल के साथ इन्फेक्शन होता है और वायरस अपना जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरियल सेल के अंदर डाल देता है, वहाँ वो अपना मल्टीप्लिकेशन करते रहता है, उस प्रोसेस को बोला है ट्रांसडक्शन। मतलब अगर मोटे मोटे लेवल पे बोल दो ना, तो ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है? मतलब वायरस का रिप्रोडक्शन, ठीक है? कि वायरस का रिप्रोडक्शन, वायरस को मल्टीप्लाई होना है बॉस, अपनी मतलब अपना जो भी है वो जनरेशन लेके जाना है, तो ये वायरस का मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस, ठीक है, थ्रू द बैक्टीरिया इस बोलते हैं ट्रांसडक्शन, इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन। कितना क्लियर है क्या? पहले ये स्टेटमेंट क्लियर हुआ वो बताओ मुझे तनु। Yes, ma'am. ये क्लियर वेरी है। गुड, वेरी गुड। अब इसको ना थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब एग्जैक्टली कैसे, तो हम यहाँ पे बोलेंगे, इसको थोड़ा दो कलर में समझा देती हूँ। यहाँ हम बोल दें कि देखो एक ना ई कोलाई बैक्टीरिया सेल चला गया है, तो
तो चलो ये हम ई कोलाई बैक्टीरिया सेल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया सेल के पास अपना खुद का डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल सर्क्यूलर डीएनए है। ठीक है ना। अब इस ई कोलाई के ऊपर हम देखें तो बॉस वहाँ पे जो भी है एक वायरस ने अटैक करके रखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा T2 वायरस हम यहाँ पे देखेंगे, T2 बैक्टीरियोफेज। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन देता है उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। हमें ब्रैकेट में मेमोरी क्लाउड बना के लिख के रखना है व्हाट एग्जैक्टली बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज मीन्स अ वायरस which is compulsorily infecting the bacterium। लिख के रखो, मैं वेट करती हूँ और मुझे बताओ डन करके। Bacteriophage means a virus which is compulsorily infecting the bacteria। वो एनिमल, प्लांट, बाकी फंजाई कहीं पे नहीं जाना, वो सिर्फ बैक्टीरिया के ऊपर ही अटैक करेगा। डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। Yes, ma'am. अब ये जो वायरस है ना, ये वायरस अपना डीएनए कंटेंट जो है वो इस बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। ठीक है, अब वो सिर्फ डीएनए कंटेंट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डालता है, बाकी कुछ नहीं। मतलब आगे जब हम देखें तो अब हमें क्या दिखेगा, तो ये ई कोलाई है, ई कोलाई की बॉडी में उसका अपना डबल स्ट्रैंडेड डीएनए डेफिनेटली मुझे दिख रहा है। उसके साथ साथ ये जो भी है ना, ये वायरल डीएनए मुझे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, और वायरस के जो प्रोटीन कोट की बॉडी थी, पूरी प्रोटीनेशियस बॉडी थी, वो उस बैक्टीरिया के ऊपर ही है। वो वायरस की प्रोटीन की बॉडी कभी भी बैक्टीरिया के अंदर नहीं आती। अंदर जो भी आता है वो सिर्फ डीएनए मटेरियल आता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है क्या बेटा? Yes, ma'am. ठीक है, और अंदर जाके नेक्स्ट बैक्टीरियल सेल में हम देखें तो हमें ये वायरस का डीएनए मल्टीप्लाई होते हुए दिखता है और फिर वो उस बैक्टीरिया सेल को तोड़ फोड़ के डिस्ट्रॉय करके चला जाता है। मतलब ये बैक्टीरिया सेल था। ठीक है, अब इसका आपका खुद का जो भी था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, लेकिन आगे जाके ये जो डीएनए वायरस का चला गया था ना, वो बहुत सारे डीएनए को रेप्लिकेट करेगा, बहुत सारे डीएनए को यहाँ पे वायरल पार्टिकल्स बनाना स्टार्ट करेगा एंड देन बैक्टीरिया सेल जो भी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी एंड बहुत सारे वायरस वहाँ पे निकल जाएंगे। तो ये ट्रांसडक्शन मीन्स वायरस का रिप्रोडक्शन मेथड है। आई थिंक आपको चीज़ें क्लियर हो गई है। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. वेरी गुड। अब हम ना प्रोसेस को देखेंगे आगे, हाँ, कि भाई ये प्रोसेस कैसी है, उन्होंने बोला है एग्जैक्टली क्या है। चलो इसके ऊपर आ जाते हैं। हार्शिया एंड चेज ने हमारे सामने रखा अनइक्विवोकल प्रूफ कि दैट इज डीएनए इज द ओनली जेनेटिक मटेरियल। यहाँ पे उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है एंड T2 बैक्टीरियोफेज लिया है। T2 बैक्टीरियोफेज को उन्होंने P32 से डीएनए को लेबल करके रखा है एंड प्रोटीन जो भी है S35 आइसोटोप को लेकर लेबल करके बने पड़े हैं वहाँ पे। अब क्या होता है, इसके साथ साथ उन्होंने ना यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो भी है उस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को भी लिया है। अब सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस पता है क्या आपको, कि जहाँ अगर हम बोले, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज करते हैं मतलब
10,000 RPM रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 10,000 टाइम वो रोटेट हो जाएगी और उसकी वजह से जो भी बायोमोलिक्यूल्स है वो अपने अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से उस टेस्ट ट्यूब में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है ना। जो हैवी है वो नीचे रहेंगे, जो लाइट है वो थोड़े से ऊपर रहेंगे, तो इसको सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू उन्होंने हमें चीज़ों को प्रूफ करके दिखाया। चलो अब उन्होंने एग्जैक्टली क्या किया तो हम समझने की कोशिश करें। इस पूरे प्रोसेस को उन्होंने 3 स्टेप में डिवाइड करके रखा है, ठीक है ना। कितने स्टेप्स हमने बोल दिए, 3 स्टेप्स में प्रोसेस को उन्होंने कंप्लीट किया। तो पहली स्टेप कौन सी है, पहली स्टेप चली जाती है इन्फेक्शन, ठीक है। दूसरी स्टेप कौन सी है, दूसरी स्टेप चली जाती है ब्लेंडिंग, एंड तीसरी स्टेप कौन सी है तो बोलेंगे तीसरी स्टेप चली जाती है सेंट्रीफ्यूगेशन। तीसरी स्टेप हमने क्या बोल दी, सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। अब चलो एक एक स्टेप को हम यहाँ समझेंगे। पहला उन्होंने बोल दिया, क्या बोला है, इन्फेक्शन। अब इस इन्फेक्शन वाले प्रोसेस में हम देखें कि क्या है, तो उन्होंने यहाँ पे बैक्टीरिया के कल्चर के ऊपर इस वायरस को डाल दिया, ठीक है ना। तो वायरस का इन्फेक्शन किया हुआ है बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वायरस उन्होंने जो भी है वो 2 टाइप के बनाए हैं। एक वायरस में उन्होंने डीएनए को लेबल करके रखा है और वो डीएनए कैसा है तो P32 का। दूसरा वायरस उन्होंने बोल दिया बनाया है, दूसरा वायरस उन्होंने लिया है प्रोटीन का, प्रोटीन को लेबल करके रखा है S35 के हिसाब से। मतलब यहाँ पे मुझे 2 बैक्टीरिया सेल्स लेने हैं एंड 2 टाइप के वायरस लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बोल देंगे पहला वायरस जिसमें P32 लेबलिंग करके रखा है, ठीक है ना, ये फर्स्ट वायरस है। और यहाँ पे सेकंड टाइप का वायरस चला जाता है जहां हम बोलेंगे S35 लेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। तो चलो हम पहले ये वायरस लिख दें यहाँ पे, ये बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब इस बैक्टीरियोफेज में डीएनए जो भी है वो चमकीला डीएनए बना के रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोलेंगे सेकंड टाइप। सेकंड टाइप कैसा है, जहाँ पे चमकीला बना हुआ है प्रोटीन कोच, ठीक है। और इसका डीएनए जो है वो एकदम नॉर्मल है। अब ये दोनों के दोनों जो भी है इन दोनों को बैक्टीरिया के ऊपर छोड़ दिया, जाओ इन्फेक्शन दे दो बैक्टीरिया को। ये आ गया ई कोलाई, ये आ गया दूसरा सेल ई कोलाई का, ठीक है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ है आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड। ये हुई इन्फेक्शन वाली स्टेप। अब इस इन्फेक्शन वाले स्टेप में क्या हो रहा है भाई, तो हम बोलेंगे कि यहाँ ये जो डीएनए मटेरियल है ना, ये डीएनए मटेरियल उस बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है।
तो इस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए आ गया और इस बैक्टीरिया के अंदर ये डीएनए आ गया। यहाँ पे डीएनए लेबल कंडीशन पे नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप जो भी है वो कौन सा है, हमने बोल दिया ब्लेंडिंग। क्या बोला हुआ है, हमने बोला है ब्लेंडिंग, ठीक है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या है कि जब ये इन्फेक्शन हुआ है ना, ठीक है, तो इन्फेक्शन होने के बाद पहले तो बैक्टीरिया सेल पे इन्फेक्शन होने दिया, उसके बाद इस बैक्टीरिया सेल को एजिटेट किया ब्लेंडर में। बैक्टीरियल सेल, जो ऊपर का बैक्टीरियल सेल था, इज एजिटेटेड, म्हणजे मिक्सरमध्ये टाकलं थोडक्यात, इन द ब्लेंडर। और उसकी वजह से जो भी वायरस पार्टिकल है ना और बैक्टीरिया जो भी है, इन सब का क्या हुआ, ब्रेकडाउन। वायरस तो डीएनए अंदर ही था, बैक्टीरियल सेल का ब्रेकडाउन हुआ है। क्या इतना क्लियर है आपको? Yes, ma'am. वेरी गुड, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर बैक्टीरियल सेल जो भी है वो मतलब एजिटेशन ही बोलेंगे उसको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे डुलाएंगे उसको, हैवी करेंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें करेंगे। उसके बाद उन्होंने थर्ड कंडीशन ली है, दैट इज सेंट्रिफिकेशन। ठीक है ना, क्या किया उन्होंने, सेंट्रिफिकेशन किया, ठीक है। सेंट्रिफिकेशन में हमने बोल दिया अब वायरस पार्टिकल एंड बैक्टीरिया ये जो भी है उस टेस्ट ट्यूब में डिफरेंट लेवल पे आ गए, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे याद रखना है कि बैक्टीरिया जो भी है वो हेवी है और वायरस जो भी एज कंपेयर टू बैक्टीरिया कैसा है, लाइटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। हेवी मॉलिक्यूल, लाइटर मॉलिक्यूल। तो लाइटर मॉलिक्यूल हमेशा उस सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में कैसा दिखता है, सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब ये ऐसा है, ठीक है। जहाँ पे हेवी पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और लाइट पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। तो हेवी पार्टिकल जो सेटल डाउन हुए हैं ना, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे, क्या बोलेंगे बॉस, ये रेसिड्यू है, सस्पेंडेड पार्टिकल। और ये जो भी है लिक्विड जैसा ऊपर तैर रहा है, इसको हमने बोला है सुपरनेटेंट। तो लाइटर मॉलिक्यूल वायरस का जो भी प्रोटीन पार्टिकल है वो कंपल्सरीली सुपरनेटेंट में मिलता है, और ये जो हेवी पार्टिकल है ना वो हमेशा बैठा है नीचे रेसिड्यूज के फॉर्म में, सस्पेंडेड रेसिड्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हम फर्स्ट वायरस की कंडीशन को देखें। अपना फर्स्ट वायरस कैसा था बच्चों, हमने बोला था जहाँ पे P32 है। और अपना सेकंड वायरस जो भी है वो कैसा था, तो हमने बोल दिया सेकंड वायरस में हमें प्रोटीन कोड में S35 मिला हुआ था। जब हमने इस सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन को देखा, ठीक है, तो हमने सेंट्रीफ्यूगल A पे देखा और सेंट्रीफ्यूगल कंडीशन B पे देखा, सेकंड वायरस का भी हमने देखा। हमने फर्स्ट वायरस का ये सेंट्रीफिकेशन देखा है ना, तो हमें यहाँ पे समझ में आया कि इसके सुपरनेटेंट में मुझे P32 नहीं दिखता, एब्सेंट, ठीक है। कोई भी रेडियो एक्टिव P32 सुपरनेटेंट में नहीं है, नो रेडियो एक्टिव रेसिड्यू।
लेकिन जब मैं इस सेकंड वायरस के सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब पे देखूं और इसके सुपरनेटेंट को मैं देखूं, तो मुझे यहाँ पे ये जो S35 है ना, ये प्रेजेंट है ऐसा दिखता है। मतलब यहाँ पे मुझे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो भी है वो रेसिड्यूज प्रेजेंट है, वो कंपल्सरीली दिखता है। कहाँ पे? सुपरनेटेंट में। और ये सुपरनेटेंट में क्यों है? क्योंकि प्रोटीन तो अंदर जाता ही नहीं है। प्रोटीन हमेशा बैक्टीरिया सेल के बाहर ही रहने वाला है और डीएनए बैक्टीरिया सेल के अंदर चला जाता है। तो जब हम यहाँ पे देखें तो बैक्टीरिया सेल के अंदर डीएनए चला गया और सुपरनेटेंट में मुझे तो ये प्रोटीन पार्टिकल ही मिल रहा है। तो प्रोटीन पार्टिकल ए कंडीशन में P32 वाले इसमें तो लेबल है ही नहीं, तो इसलिए सुपरनेटेंट में मुझे कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखती है। लेकिन हाँ, सेकंड कंडीशन पे हम देखें तो डीएनए तो बैक्टीरिया सेल के अंदर चला गया लेकिन वो लेबल नहीं था। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रोटीन पार्टिकल तो लेबल था ना, जो सुपरनेटेंट में आया है, तो ये सुपरनेटेंट में चमकने लगा। और इसी प्रूफ के साथ हम बोलते हैं कि बॉस डीएनए बैक्टीरिया के अंदर गया है, प्रोटीन नहीं गया। मतलब वायरस ही है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया के अंदर जाता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है और बहुत सारे दूसरे वायरल पार्टिकल बनाता है। ठीक है, तो ये अनइक्विवोकल प्रूफ है दैट डीएनए इज द ओनली, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल। वैसे वायरस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल चला जाता है, लेकिन जहाँ हम पूरे ओवरऑल किंगडम के बारे में बात करें, लिविंग किंगडम के बारे में बात करें, तो इन द लिविंग किंगडम्स, इन द लिविंग वर्ल्ड, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये लिख के रखना है, इन द लिविंग वर्ल्ड। हमने लिविंग बोला है, वायरस को हम लिविंग नॉन लिविंग के बीच में डालते हैं। DNA is the genetic material. ठीक है, अब यहाँ ना बहुत सारे प्रॉपर्टीज दी है कि एग्जैक्टली डीएनए ही क्यों है जो जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि डीएनए के पहले तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो धरती पे आरएनए बना था, तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए था बॉस। सिर्फ कुछ वायरस के पास है, लेकिन लिविंग वर्ल्ड में जो भी हमने 5 किंगडम सिस्टम देखी है, वहाँ पे मुझे आरएनए जेनेटिक मटेरियल में दिखता ही नहीं है। तो ऐसा क्या प्रॉपर्टी है डीएनए के पास कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल बना है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम शाम की क्लास में देखेंगे। आज शाम को 7 बजे अपनी क्लास है, वहाँ पे हम इस डीएनए जेनेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसको समझने की कोशिश करेंगे।